इससे हमने यही कंक्लूजन देखा कि जो कॉन्वेक्स कॉन्डाइल्स हैं फीमर के, वो रेस्ट कर रहे हैं फ्लैट कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया पे। इसी वजह से जो टिबियोफिमोरल जॉइंट है या जो नी कॉम्प्लेक्स है वो इनकॉन्ग्रेंस होता है। इनकॉन्ग्रेंस का मतलब ये है कि अभी उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। आगे जो हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, मेनिस्काई होता है, लिगामेंट्स होता है और बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, ऑल टुगेदर वो नी कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई नी कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नी कॉम्प्लेक्स का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अब एक और कंसेप्ट होता है विच इज़ द एनाटॉमिकल एक्सिस एंड द मैकेनिकल एक्सिस। सी, अगर हम ये this is the pelvic bone and this is the femur, you can see, and this is the tibia, and ये जो पतली सी लगी है जिसमें कोई रोल नहीं है, this is the fibula. Okay, अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे ऐसे ही समझ लो। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो फीमर है वो स्ट्रेट नहीं है, हमारी जो फीमर है वो ओब्लीक है। हमेशा याद रखना कि जो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है, ठीक है, जो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है जिसको एनाटॉमिकल एक्सिस भी बोलते हैं, हमारा जो फीमर होता है ना वो ऐसे ओब्लीक होता है। तो ये जो मीडियल सरफेस है, देखो ये पेल्विस बोन है, यहाँ पे एक और बोन होगी, तो यानी कि ये वाला जो साइड है ये क्या है, मीडियल साइड है, और ये लेटरल साइड है। दूसरी चीज़ फिब्यूला है, तो फिब्यूला लेटरल साइड होती है। तो इस तरीके से हमने पहचाना कि मीडियल साइड कौन सा है और लेटरल साइड कौन सा है। अब देखो कि हमारा जो फीमर है वो क्या है, ओब्लीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो मीडियल फिमोरल सरफेस है एंड दिस इज़ द लैटरल फिमोरल सरफेस। तो लैटरल फिमोरल सरफेस से फिर भी हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है वो पास कर जाती है। तो ये आप याद रखना कि इट इज़ लिटिल ओब्लीक, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है, तो एक्सिस जो कि पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन। अगर ये लॉन्ग बोन है हमारी फीमर, इसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या फिर एनाटॉमिकल एक्सिस बोलेंगे। पर क्योंकि एक स्लाइट ओरिएंटेशन है, एक स्लाइट ओब्लीक ओरिएंटेशन है किसकी, फीमर की, इस वजह से ये प्रॉपरली इसके सेंटर पे पास नहीं हो पाती है और शिफ्ट हो जाती है क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एंड क्योंकि टिबिया तो बिल्कुल स्ट्रेट है, टिबिया तो बिल्कुल वर्टिकल है, तो जो सेम एक्सिस ऊपर से आ रही थी जो कि फीमर में जस्ट बिकॉज फीमर की ओरिएंटेशन ही ओब्लीक है वो भी शिफ्ट हो गई थी। टिबिया तक आते आते वो स्ट्रेट टिबिया के सेंटर से ही पास करती है। क्यों? क्योंकि टिबिया तो जो है वो वर्टिकल है, वो ओब्लीक नहीं है। दूसरी जो चीज़ होती है दैट इज़ अ मैकेनिकल एक्सिस, जिसको हम वेट बियरिंग एक्सिस भी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एक्सिस या वेट बियरिंग एक्सिस वो एक्सिस होती है थ्रू विच द वेट इज़ ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब देखो वेट जो होता है ना वो हमेशा सेक्रम से एसिटाबुलम पे आता है, देन टू द हेड ऑफ फीमर, उसके बाद वो सेंटर ऑफ टिबिया नी जॉइंट जो है वहाँ पे वेट शिफ्ट होता है, एंड देन फिर वो नीचे एंकल जॉइंट सेंटर ऑफ कैल्केनियम में जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो वेट है वो ट्रांसमिटेड होता है। ओके, सो लाइन पासिंग थ्रू द हेड ऑफ फीमर एंड द सेंटर ऑफ कैल्केनियम, इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एक्सिस। एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि अगर हम सिर्फ ये एनाटॉमिकल एक्सिस को देखें जो रेड वाली है, ठीक है ना, एंड ये जो ये है टिबिया, इससे तो स्ट्रेट ही पास कर रही है। अब क्या होता है कि इधर की साइड पे हमारा इस तरीके से एंगल बनता है, ये कैन यू सी, इस तरीके से एंगल बनता है जिसको हम टिबियोफिमोरल एंगल बोलते हैं। और क्योंकि ये मीडियल साइड बन रहा है इसलिए हम इसको मीडियल टिबियोफिमोरल एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल होता है ये बेसिकली फॉर्म्ड होता है बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द टिबिया विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीमर इन द मीडियल साइड, ठीक है ना। तो सिंपल है, हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं एंड मीडियल साइड पे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द टिबिया के साथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीमर जो एक एंगल बना रही है उसको हम मीडियल टिबियोफिमोरल एंगल बोलते हैं, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। आगे हम देखेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो एक और चीज़ है, आप देख रहे होंगे कि एक एनाटॉमिकल एक्सिस और मैकेनिकल एक्सिस के बीच में भी तो एंगल बन रहा है ना।
सो ये जो एंगल होगा ना, ये 5 डिग्री का एंगल होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब एंगल के बीच में 5 डिग्री होता है। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से ही ये एंगल का ही अगर इधर उधर हो जाए, इसी के वजह से जेनु वेलगम एंड जेनु वैरम जो आपने मोस्ट कॉमनली नी में देखा होगा वो होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 2 एक्सिस बन रही हैं, कैसे मीडियल टिबियोफेमोरल एंगल बन रहा है, कैसे 5 डिग्री का डिफरेंस इसमें आ रहा है। अब होता क्या है कि जो मीडियल टिबियोफेमोरल एंगल होता है नॉर्मली वो 180 टू 185 डिग्री होता है, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 180 टू 185 डिग्री होगा। पर क्योंकि जो फीमर है वो 5 डिग्री टिल्टेड है, कि हमारा फीमर भी ऐसे ना होकर के ऐसे 5 डिग्री जो है वो सेंटर लाइन से टिल्टेड है, तो इसलिए हम सब में एक फिजियोलॉजिकल वेल्गस जो होता है दैट इज़ अ लैटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट, वो 5 डिग्री का होता ही होता है। तो वी हैव द फिजियोलॉजिकल वेल्गस ऑफ 5 डिग्री। ओके, तो अब हम समझते हैं जेनु वेलगम एंड जेनु वैरम, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे पे नोट्स भी हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का हैंडल डाल दूँगी, आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। ऑल्सो कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इतना समझ में आ गया ना तो जेनु वैलगम और जेनु वैरम जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं एंड बहुत सारे बच्चों को नहीं आते, वो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। ओके, ऑल्सो गाइज ये ना 4-5 पन्नों का समरी मैंने आपको इतने शॉर्ट में बताया है ना, जिसको मुझे पढ़ने में इतना टाइम लग गया, बट मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प बताया है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के इस बुक से पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड आप हम लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो का है दैट इज़ द जेनु वैलगम एंड जेनु वैरम, और किस तरीके से वेट शिफ्ट होता है एंड क्या होता है वो फटाफट से पढ़ लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। तो जेनु वैरम एंड जेनु वैलगम सबसे पहले कैसे याद रखना है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि जेनु वैलगम, तो वैलगम में वैलगम एल आ रहा है, तो जेनु वैलगम में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जस्ट बिकॉज एल आ रहा है तो यहाँ पे लेटरल कंपार्टमेंट में लोड पड़ेगा। ओके, एंड जेनु वैरम जो बचा उसको कर दो, यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट में लोड पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो दिस इज़ द वैलगम, इसमें एल आ रहा है, तो हमने क्या बोला कि लेटरल कंपार्टमेंट में क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा। अब ये हमारा मीडियल है, ये हमारा लैटरल है, लैटरल कंपार्टमेंट में जोर कब पड़ेगा, जब ये इस तरीके से ओरिएंट होगा, जब इसका ओरिएंटेशन जो है बोन्स का वो इस तरीके से होगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप चीज़ों को देखो कि क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इसका जो ये मीडियल टिबियोफेमोरल एंगल है वो बढ़ गया है। आप ये बोन कंसिडर करो, ये बोन कंसिडर करो, एंड इन दोनों बोन को ऐसे पास में लेके आ जाओ लेटरल साइड पे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वैलगम, हमें लेटरल साइड पे लोड देना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल है विच इज़ द मीडियल टिबियोफेमोरल एंगल, ये तो बढ़ गया, यानी कि ये 185 डिग्री से ज़्यादा हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो फीमर है वो लैटरली शिफ्ट हो रहा है, जो कि इंक्रीज कर दे रहा है स्ट्रेस कहाँ पे, लैटरल कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से लैटरल कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, जिस वजह से जॉइंट में अर्थराइटिस होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होता है, और जॉइंट जो है वो लैक्सिसिटी के उसमें चला जाता है। इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आई, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आई। वैलगम हम पढ़ रहे हैं, इसमें एल आ रहा है, लैटरली ये शिफ्ट हो रहा है, लेटरल साइड पे कंप्रेसिव फोर्स है, लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से मीडियल साइड पे क्या हो रहा है, मीडियल टिबियोफेमोरल एंगल जो है वो बढ़ जा रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट नोन एज अ नॉक नी, क्योंकि नीज जो है वो नॉक हो गए, पास में आ गए, और लैक्सिसिटी लेटरल साइड हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लिगामेंट्स हैं जिसको ऐसा लगा होना चाहिए, अब वो पास में आके बिल्कुल ढीले नहीं हो जाएंगे। खुद इमेजिन करो कोई भी चीज़ को, इसमें इमेजिनेशन चलेगी, बाकी समझाने का काम हमारा है। दूसरी चीज़ जेनु वैरम, यानी कि यहाँ पे मीडियल साइड पे लोड पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीडियल साइड पे लोड पड़ रहा है तो यहाँ पे
अगर ये मीडियली शिफ्ट हो गया, जिसको हम बोलेंगे बो नी, ठीक है ना, खुल जाते हैं इसमें, नीज अपार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से हमें लोड देना है मीडियल साइड पे, तो यहाँ पे तो मीडियल टिबियोफिमोरल एंगल कम हो गया, ठीक है ना, इट इज़ लेस देन 175 डिग्री। यहाँ पे जो कंप्रेसिव लोड है वो मीडियल कंपार्टमेंट में आ गया, मीडियली शिफ्ट होगी यहाँ पे फीमर, तो यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट में कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा है, इधर फ्रिक्शन होगा, इधर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आएंगे, डैमेज होगा आर्टिकुलर कार्टिलेज और लैक्सिसिटी आ जाएगी लिगामेंट्स में। तो डायग्राम से समझो बहुत ज़्यादा इजी है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ना, वो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द नी में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो भाई क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एवरीडेज लाइफ में अगर हम एवरीडे लाइफ की एक्टिविटी को गौर से देखें, चाहे हम वॉक कर रहे हों या रन कर रहे हों या कूद रहे हों,